नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एनएमएमएस के कुछ और गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और साथ में उनसे जुड़े हुए कोई और भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे तो वो भी साथ में नोट करते जाएंगे। जैसे ये सवाल है 71वां, संख्या 16 का वर्गमूल क्या है? तो 16 का वर्गमूल आपको पता है 4 होगा। तो ऐसा एक सवाल हर बार आता है, चाहे वर्गमूल पूछ ले या घनमूल पूछ ले। घनमूल, वर्गमूल या घनमूल। तो इसमें एक दो बातें आप नोट कर लो, मैं लिखा रहा हूँ। एक तरफ लिख लो आप वर्ग और वर्गमूल, दूसरी तरफ घन और घनमूल। तो ये चार चीज़ें देखेंगे। जैसे वर्ग क्या होता है? वर्ग, मान लीजिए 1 का वर्ग निकालना है तो वर्ग का मतलब उस संख्या की घात 2, यानी उस संख्या समान संख्या को ही 2 बार गुणा करना है। तो 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। उसी प्रकार 2 का वर्ग, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। 3 का वर्ग, 3 का 3 से गुणा 9। 4 का वर्ग यानी 4 का 4 से 2 बार गुणा 16। इसी प्रकार 5 का वर्ग 25 होता है। 6 का वर्ग होता है 36। 7 का वर्ग होता है 49। 8 का वर्ग 64। 9 का वर्ग 81। 10 का वर्ग 100। इस प्रकार आपको टोटल मिला के कम से कम 20 तक आपको सारे वर्ग याद होने चाहिए, 20 तक। तो जैसे वर्ग है वैसे ही घन होता है। वर्ग में क्या करते हैं, हम समान संख्या को 2 बार गुणा करते हैं, 2 बार। घन में हम करेंगे 3 बार गुणा। जैसे 1 का घन निकालना है तो हम उसको लिखेंगे 1 की पावर 3, यानी 1 का 3 बार गुणा करना है। तो 1 को कितनी बार गुणा करो, हमेशा 1 ही आएगा। इसी प्रकार 2 की पावर 3 यानी 2 का घन ज्ञात करना है तो 2 का घन आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8। तो 3 का घन, 3 का 3 बार गुणा, 3 3 9, 9 3 27। 4 का घन यानी 4 की पावर 3, तो 4 का 3 बार गुणा करो, 4 चौक 16, 16 चौक 64। इसी प्रकार 5 का घन होता है 125। 6 का घन होता है 216। इसी प्रकार आपको कम से कम 10-15 तक आपको ये याद कर लेने घन। तो वर्ग होता है 2 बार गुणा, घन होता है 3 बार गुणा। अब वर्गमूल और घनमूल ये समझना, वर्गमूल क्या होता है और घनमूल क्या होता है। वर्गमूल का मतलब इसमें अपने को 2-2 के जोड़े बना लेने। जैसे ये जो संख्या आ रही है ना, ये यहाँ पे ये सारी संख्या पूर्ण वर्गमूल वाली संख्या, यानी इनके पूरे पूरे हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 25। 25 का वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल का चिन्ह होता है ये चिन्ह होता है वर्गमूल का, या इसको अंडर रूट भी कहते हैं। तो 25 का वर्गमूल निकाल अपने को 2 के जोड़े बनाने। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5, और 2 5 है, इनमें से 1 को बाहर ले लेना है। तो 25 का वर्गमूल आएगा 5। इसी प्रकार अगर 81 का लें, 81 का वर्गमूल, तो ये चिन्ह होता है वर्गमूल का। तो 81 को हम ऐसे लिख देंगे 9 गुणा 9, 99 81 होगा, और 2 9 से 1 9 बाहर आ जाएगा, तो 81 का वर्गमूल होगा 9। इस प्रकार आपको 2-2 के जोड़े बना लेने। यही सिस्टम रहेगा घनमूल में। जिस प्रकार वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनाते हैं, 2-2 के जोड़े, उसी प्रकार घनमूल में 3-3 के जोड़े बनाने, 3-3 समान संख्या के जोड़े बनाने हैं, 3-3 के। तो 3-3 संख्या के जोड़े, जैसे हम 125 का निकाल लेते हैं, तो घनमूल का चिन्ह आप देख लीजिए इस प्रकार होता है। ये वर्गमूल का चिन्ह है,
यहाँ पे 3 लिख दिया, मतलब ये हो गया घनमूल। अब ये प्रश्न है तो इसका मतलब ये है कि आपको 125 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, यानी समान संख्या के 3 जोड़े बनाने। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 125 को 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25, 25 5 125। अब 3 बार आया हुआ है 5, तो तीनों से 3 3 का जोड़ा बनाना है, 3 5 की जगह 1 5 को बाहर ले आओ, तो 125 का घनमूल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, चिन्ह ध्यान रखना है। क्या क्या चिन्ह होता है, ये चिन्ह होता है वर्गमूल का और ये चिन्ह होता है घनमूल का। वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनाने हैं, 2 2 के, और घनमूल में 3 3 के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, वर्ग में क्या करना है, वर्ग में समान संख्या को 2 बार गुणा कर देना है, और घन में समान संख्या को 3 बार गुणा करना है, 3 बार। तो ये हो गया वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। चलो अब हम देखते हैं आगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सर्वसमीका का। निम्न में से कौन सी सर्वसमीका सही है। तो ये सर्वसमीका a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। देखो a माइनस बी ये सर्वसमीका, यहाँ इसमें सारे चिन्ह प्लस के हैं, तो ये तो गलत है। ये प्लस वाली सर्वसमीका है, इसमें ये माइनस आ गया, ये भी गलत है। यहाँ पे देखो एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये सर्वसमीका सही है। तो कौन सी सर्वसमीका होती हैं, कैसी कैसी होती हैं, वो सारी आप नोट कर लो। तो मैं आपको वापस नोट करवा देता हूँ। सर्वसमीका 3 4 महत्वपूर्ण है, आपको कौन कौन सी हैं वो देख ले। ये हैं, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ तो इसमें आप नोट कर लो, 3 4 लिखाएंगे वो आप नोट कर लो। सर्वसमीकाएं, इनका प्रश्न आता है हर बार परीक्षा में। सर्वसमीकाएं, नंबर 1 सर्वसमीका आपको याद रखनी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, तो इन सर्वसमीकाओं को आपको रटना नहीं है, समझना है कि ये कैसे बनती कैसे। यहाँ a प्लस बी की घात 2 है, यानी पावर 2 है। घात 2 का मतलब होता है कि उस संख्या का 2 बार गुणा, उस संख्या का 2 बार गुणा। तो आप ऐसा करो, इसको a प्लस बी और a प्लस बी इसका 2 बार कर दो गुणा। एकदम आसान है, रटना नहीं, आप खुद सर्वसमीका बनानी सीखो अपने आप से कि बनती कैसे। तो a प्लस बी यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा है। अब इनका 2 बार गुणा हो गया, अब इनको और आगे सरल कर लो। तो ये गुणा किस तरह से होगा, तो पहले तो a का गुणा होगा a से, फिर a का गुणा होगा b से, फिर इस b का गुणा होगा a से, और इस b का गुणा होगा b से, तब जाके ये गुणा पूरा होगा। तो अब अपन ये गुणा करके इसको हल कर लेते हैं। तो पहले a का गुणा करेंगे हम a से, तो क्या होगा a और a का गुणा a स्क्वायर, फिर a का गुणा होगा इस b से, चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा, a और b का गुणा होगा ab, फिर इस b का गुणा होगा इस a से। तो यहाँ पे चिन्ह a के आगे प्लस है, b भी प्लस का है, तो ये होगा a और b का गुणा ab, फिर इस b का गुणा होगा इस लास्ट वाले b से, तो ये b प्लस का और ये भी b है प्लस का, तो b और b का गुणा b स्क्वायर। इसको और आगे सरल कर लो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर है ही, ab है और ab और ab जुड़ के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ab। जिस प्रकार देखो x और x जुड़ के क्या होता है, 2x होता है ना, x और x, उसी प्रकार ab और ab जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2ab। तो ये हो जाएगा ab और ab जुड़ के 2ab प्लस b स्क्वायर का b स्क्वायर। तो ये सर्वसमीका हो गई। ये कौन सी हो गई, ये हो गई a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सर्वसमीका हो गई पहली। तो हमने गुणा करके हमने खुद ने
बना ली। रटना नहीं है, खुद बनानी है। हमने a प्लस बी को 2 बार गुणा किया और ये सर्वसमीका हमने प्राप्त कर ली। अब अपन आगे निकालते हैं दूसरी सर्वसमीका। दूसरी सर्वसमीका चिन्ह चेंज करके निकालते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो घात 2 है, इसका मतलब इस संख्या का 2 बार होगा गुणा। तो हम 2 बार गुणा करते हैं, a माइनस बी और a माइनस बी 2 बार गुणा कर लो। अब आगे गुणा कैसे होगा, तो वही तरीका है। a का गुणा होगा पहले a से और a का गुणा होगा इस माइनस बी से, फिर इस माइनस बी का गुणा होगा इस a से और इस माइनस बी का गुणा होगा माइनस बी से। तो ये गुणा करके लिख लो आगे। पहले a का गुणा करेंगे इस a से, तो ये a प्लस का है, ये भी प्लस का, तो a और a का गुणा हो जाएगा a स्क्वायर। फिर आगे a का गुणा होगा इससे माइनस बी से, तो ये माइनस और a प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस होगा चिन्ह, a और b का गुणा a b। फिर इस माइनस b का गुणा होगा इस a से, a प्लस का है, ये b माइनस का है, तो चिन्ह रहेगा माइनस, b और a का गुणा, b और a का गुणा आप लेंगे a b लिख दो, भले b a लिख दो, लेकिन थोड़ा सीक्वेंस से लिखते हैं हम इसको, तो इसको a b लिखेंगे। तो ये माइनस का a b। फिर माइनस बी का गुणा होगा माइनस बी से, माइनस बी का गुणा माइनस बी से, तो माइनस माइनस चिन्ह हो जाएगा प्लस, बी और बी का गुणा हो जाएगा बी स्क्वायर। अब इसको और आगे सरल कर लो, ए स्क्वायर है ही, माइनस का ए बी और माइनस का ए बी हो जाएगा माइनस का 2ab प्लस ये बी स्क्वायर है ही, तो बी स्क्वायर। ये जोड़ इस प्रकार आप इसे समझ लो कि जैसे माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का 2x होता है, माइनस एक्स और माइनस एक्स। उसी प्रकार माइनस ए बी और माइनस ए बी दोनों की जोड़ हो गई माइनस का 2ab। तो ये एक सर्वसमीका और बन गई कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमने गुणा करके बना ली, रटनी नहीं है, खुद बना लेना, 1 सेकंड का काम है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये सर्वसमीका आ गई a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस वाली में क्या था, प्लस वाली में यहाँ पे प्लस था और आगे तीनों पदों के चिन्ह प्लस थे, और माइनस वाली में यहाँ पे एक माइनस लगता है। तो ये 2 सर्वसमीका हो गई। अब आगे लिखते हैं अपन तीसरी सर्वसमीका, नंबर 3। तीसरी सर्वसमीका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा रूप अगर आपको कहीं मिल जाए तब इसमें क्या होता है, एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है। a प्लस बी a माइनस बी, ये सर्वसमीका याद रखनी है। a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे मैं एक सवाल दे रहा हूँ आपको कि एक्स स्क्वायर, ये प्रश्न है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये कोई सवाल है, इसके आपको गुणनखंड करने। तो इसको आप इस सर्वसमीका वाले रूप में बना सकते हो। कैसे, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौके 16 होगा। तो हमने इसको इस रूप में बना लिया कि ये a स्क्वायर है माइनस ये बी स्क्वायर है, यानी ये समझ लो x है a की जगह है और 4 है b की जगह। तो a की जगह कौन है, यहाँ पे x है, b की जगह 4 है। तो ये वही सर्वसमीका होगी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आपको लिखना है एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी इसको भी आप ऐसे लिख दो, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी ये है और ये b है। तो ये हो जाएगा एक बार प्लस यानी x प्लस 4 और एक बार हो जाएगा x माइनस 4। इन दोनों कोष्टक का वापस गुणा करवाओगे तो ये पद मिलेगा अपने को x स्क्वायर माइनस 16। तो ये इस तरह से सवाल होता है। तो ये तीसरी सर्वसमीका है, याद रख लेना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब अपन आगे देखते हैं चौथी सर्वसमीका, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होती है। तो इसमें देखो 3 पद हैं, तो ये आप याद रखना है।
वैसे आप इस प्रकार आप निकाल सकते हैं कि ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी घात 2 है, मतलब इसका 2 बार गुणा है। तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको ए प्लस बी प्लस सी का ये 2 बार गुणा कर लिया। अब ये गुणा कैसे होगा, ये गुणा इस तरह से होगा, पहले ए का गुणा होगा ए से, फिर ए का गुणा होगा बी से, फिर ए का गुणा होगा सी से। ए की बात हो गई। फिर बी का गुणा करवाना पड़ेगा ए से, बी का गुणा होगा बी से, बी का गुणा होगा सी से, बी की बात हो गई। फिर सी का गुणा होगा, सी का गुणा होगा ए से, सी का गुणा होगा बी से, सी का गुणा होगा सी से। तो इस तरह से किसी को छोड़ना नहीं है। पहले ए का गुणा इन तीनों के साथ करवाना है अलग अलग, फिर बी का गुणा इन तीनों के साथ अलग अलग करवाना है, फिर सी का गुणा इन तीनों के साथ अलग अलग करवाना है। तो पहले ए का ए से गुणा करवाएंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर, प्लस ए का गुणा बी से तो क्या होगा, ए बी, प्लस ए का गुणा सी से तो क्या होगा, ए सी, प्लस बी का गुणा ए से करवाएंगे तो ए बी, बी का गुणा बी से करवाएंगे तो बी स्क्वायर, प्लस बी का गुणा सी से होगा तो बी सी, प्लस सी का गुणा ए से कराएंगे तो सी ए या ए सी लिख दो, प्लस सी का गुणा बी से करवाएंगे तो सी बी लिख दो या भलाई बी सी लिख दो, प्लस सी का गुणा सी से करवाएंगे तो सी स्क्वायर। अब इसको आगे हल कर लो तो ये सर्व समीकरण बन जाएगी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर आएगा, ए स्क्वायर है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, पहले स्क्वायर वाला पद लिख लेते हैं, सी स्क्वायर है प्लस का, ये लो प्लस का सी स्क्वायर। अब आगे देखो आप, ये रहा ए बी प्लस का, ये रहा ए बी प्लस का, तो ए बी और ए बी जुड़ के कितने हो जाएंगे, ए बी और ए बी जुड़ के हो जाएंगे 2 ए बी, प्लस और देख लो कौन कौन से पद समान है, ये रहा ए सी प्लस का और ये ए सी प्लस का, तो प्लस का ए सी और ए सी जुड़ के कितने हो जाएंगे, प्लस के 2 ए सी, प्लस पीछे कौन बच गया, अब पीछे बच गया बी सी, ये प्लस का और ये भी बी सी प्लस का, तो बी सी और बी सी जुड़ के क्या हो जाएंगे 2 बी सी। तो ये सर्व समीकरण बन गई फाइनल, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की सर्व समीकरण होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 ए सी प्लस 2 बी सी। लिख लेना इनको तीनों चारों को रट लेना। अब इसके आधार पे मान लो कोई सवाल आ जाए, ऐसा समझ लो कोई सवाल है, x प्लस वाई प्लस 4 इसका होल स्क्वायर है, तो ये कैसे होगा। तो आपको देखना है कि ये देखो सर्व समीकरण के जैसा रूप है। सर्व समीकरण क्या थी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ ए की जगह कौन आ गया, x आ गया, ये y किसकी जगह आ गया, b की जगह, 4 आ गया मान लो c की जगह। तो बस सर्व समीकरण वही लगानी है। सर्व समीकरण क्या थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। बस ये रूप आपको लिख देना। ए स्क्वायर यानी ए की जगह कौन x है तो x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कौन है y है तो y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab यानी 2 गुणा ए की जगह x है गुणा बी की जगह y है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2xy प्लस 2ac यानी 2 गुणा ए की जगह x है और c की जगह 4 है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8x प्लस 2bc 2 गुणा b की जगह y है गुणा c की जगह 4 है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8y। तो इस तरह से सवाल होंगे, ठीक है, सर्व समीकरण पर। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 2 गुने में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है तो इसको समीकरण के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो एकदम सिंपल सवाल है, आपको मान लेना है कि माना संख्या x,
मान लेनी है माना संख्या बराबर x। किसी संख्या के 2 गुने में से, तो x का 2 गुना कितना होगा, 2x होगा। 2 गुने में से 5 घटाने पर, तो इसमें से 5 घटा दो, ये लो 5 माइनस कर दिया, 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, यानी बराबर कितना आता है, 5। तो ये इस प्रकार हो गया समीकरण का रूप। तो इसका सही आंसर ये होगा 2x माइनस 5 बराबर 5। अगला प्रश्न है, आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र। आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सही उत्तर होगा, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इससे संबंधित कुछ एक और सूत्र मैं आपको लिखा देता हूँ। वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज जिसमें समांतर, समलंब और विषम, और आयत। ये तो हम वापस चलते हैं नोटबुक की ओर, नोट कर लो आप। पहले हम इधर बात कर लेते हैं वर्ग की, और इधर बात कर लेते हैं आयत की। देखो वर्ग का चित्र होता है इस तरह से, वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री, और आमने सामने की क्या, वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर ही होती हैं। तो वर्ग की विशेषता क्या होती है, वर्ग की एक विशेषता होती है कि सभी भुजा बराबर, वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। और दूसरी शर्त होगी वर्ग की प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है वर्ग का। आयत, आयत देखो इस तरह से होता है। आयत में एक शर्त तो वर्ग वाली सेम ही रहेगी। पहली शर्त कि सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये एक शर्त तो रहेगी, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। दूसरी शर्त आयत में अलग रहेगी। आयत में क्या होगी, आमने सामने की भुजा बराबर होगी। जैसे वर्ग में हमने पढ़ा वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, लेकिन आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होगी। अब इनसे संबंधित कुछ एक सूत्र हम नोट कर लेते हैं। वर्ग का लिख लो पहले, वर्ग का परिमाप, परिमाप कह दो भले परिधि कह दो। परिधि शब्द क्या है, नॉर्मली हम वृत्त के लिए यूज करते हैं, वृत्त के लिए परिधि, परिधि और ऐसे गोल मानते हैं, परिधि ऐसे गोल, ये परिधि बाहर वाली। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र है 4 गुणा भुजा। अब इसको रटना नहीं है, समझना है कि 4 गुणा भुजा ही क्यों हुआ। परिमाप का मतलब परि यानी चारों ओर का माप, तो इसके चारों ओर का माप मान लीजिए। हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। ये हमारा खेत है, हमें इस खेत के चारों ओर का माप लेना है, यानी इस खेत का परिमाप निकालना। तो हम यहाँ से चलेंगे, मान लीजिए ये भुजा है अपनी 7 मीटर, तो हम यहाँ से चले, दूरी कितनी हुई 7, फिर यहाँ तक आए, ये भी 7 है, चारों 7 होगी क्योंकि वर्ग की सभी भुजा बराबर होते हैं। तो ये 7, फिर 7 ये चले, 7 और 7 14, 14 और 7 21, 21 और ये 7 28। तो टोटल हम कितनी दूरी तय की हमने, 28 मीटर। तो इस वर्ग का परिमाप क्या आया, या इस खेत की चारों ओर की जो माप कितनी आई, 28 आई। और सूत्र क्या कहता है, 4 गुणा भुजा। इसमें भुजा कितनी है, 7, 7 चौके 28, वही आया। तो ये सूत्र बन गया कि हमने भुजा को कितनी बार गुणा किया, 4 से गुणा किया, क्योंकि इसमें कितनी भुजाएं, 1 2 3 4, और चारों बराबर है, तो हमने गुणा किया 4 गुणा भुजा। तो ये वर्ग के परिमाप का सूत्र, रटना नहीं है, समझना है आपको, ठीक है। अगला सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल है, तो वर्ग में देखो चारों भुजाएं बराबर है, तो लंबाई चौड़ाई इसमें कुछ होती नहीं है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा भुजा गुणा भुजा, या इसको हम लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर। तो ये 2 सूत्र आपको याद रखने हैं वर्ग में।
वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर। एक कई बार नोट कर लो, एक सूत्र और पूछा जा सकता है परीक्षा में कि मान लीजिए ये कोई वर्ग है, इस वर्ग में सारी भुजाएं आपको दी हुई मान लो 3 3 है, 3 3, और आपको कह दे कि इस वर्ग का ये जो विकर्ण होता है ना, ये विकर्ण वर्ग में 2 होते हैं, ये इस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। तो वर्ग के विकर्ण का एक और सूत्र होता है वर्ग का विकर्ण। तो इस विकर्ण का सूत्र आप लिख लो, वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुणा भुजा। ये सूत्र नोट कर लो, वर्ग के विकर्ण का सूत्र √2 गुणा भुजा, यानी भुजा है ना उसको √2 से गुणा कर देना, या भुजा 3 है तो √2 गुणा 3, तो ये उत्तर आ जाएगा इस वर्ग का विकर्ण। चलो वर्ग की बात होगी, अब हम आयत की बात करते हैं। आयत में आपको ध्यान रखना है चारों कोण 90 डिग्री, लेकिन आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये मान लीजिए आयत की ये क्या है, इसको लंबाई बोलते हैं और इसको बोलते हैं आयत की चौड़ाई। ये बराबर होगी चौड़ाई और ये लंबाई बराबर होगी। मान लीजिए ये आयत है, इसकी लंबाई मान लेते हैं 6, चौड़ाई मान लेते हैं 3। तो ये 6 है तो इसके सामने वाली भुजा भी 6 होगी, चौड़ाई 3 है तो इसके सामने वाली ये चौड़ाई भी 3 होगी। इसके 2 सूत्र आप नोट कर लो। पहला सूत्र आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, यह सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सूत्र पिछली बार पूछा है परीक्षा में, तो अगली बार ध्यान रखना इन चारों में से कोई पूछ ले। और एक सूत्र है आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये सूत्र वही है, वर्ग जैसा ही है। वर्ग के क्षेत्रफल का क्या सूत्र था, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र था भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ आयत में फ़र्क क्या आया, आयत में अपने को पता है लंबाई चौड़ाई होती है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग में क्या हो गया, वर्ग में ये हो गया भुजा गुणा भुजा। यहाँ आयत में ये भुजा है लंबाई और ये भुजा है चौड़ाई, तो सूत्र बन गया लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये सूत्र हो गया आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप हो गया 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है और उसको 2 से गुणा करना है, यानी ये लंबाई ये चौड़ाई जोड़ो और 2 से गुणा करना है, क्योंकि ये 2 बार आई हुई है। देखो 6 3 यहाँ पे है और 6 3 यहाँ पे 2 बार आई हुई है, तो इसको 2 से गुणा कर दिया। तो आयत का परिमाप का सूत्र बन गया 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये सूत्र तो हो गए आयत के। कुछ एक और सूत्र नोट कर लो आप। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, मैं ये मान लो समकोण त्रिभुज, ये कोण है 90 डिग्री, ये समकोण त्रिभुज है। तो आप लिखो समकोण त्रिभुज, या कोई भी जनरली त्रिभुज का सूत्र यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। मान लीजिए इस त्रिभुज का आधार है 4, इसकी ये ऊंचाई है मान लीजिए 11। प्रश्न आ जाए इसका आप क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अपने को ये सूत्र लगाना है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। सूत्र लगाना 1/2 गुणा आधार कितना इसका 4 गुणा ऊंचाई है इसकी 11। याद कर लो, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार और 11 दूना 22, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 22। ये अगर सेमी है यहाँ पे तो 22 सेमी स्क्वायर हो जाएगा या 22 वर्ग सेमी हो जाएगा क्षेत्रफल में। अब इससे घुमा के प्रश्न भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। मान लीजिए आपको दे दे
क्षेत्रफल दे दे आपको कि 22 सेमी स्क्वायर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और आधार दे दे आपको 4 सेमी, और लंबाई पूछ ले, लंबाई इसकी ज्ञात करो, लंबाई इसकी ज्ञात करो। क्षेत्रफल दे दिया, आधार दे दिया, लंबाई ज्ञात करनी। यानी इस सूत्र में देखो आप 3 चीज़ें हमारे पास, 3 चीज़ें, एक तो आधार है, एक ऊंचाई है, और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है। 3 चीज़ों में से कोई 2 चीज़ अपने को दी हुई होनी चाहिए, तीसरी चीज़ हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार। आधार इसमें दिया हुआ है 4, गुणा ऊंचाई दी हुई नहीं है, तो ऊंचाई को हम एक बार ऊंचाई लिख देते हैं। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 22। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हम रख सकते हैं 22। अब इसको सरल कर लो, तो एक ऊंचाई याद करनी है, बाकी सब चीज़ों को आप बराबर से इधर भेज दो। तो जब बराबर से इधर भेजेंगे इन चीज़ों को, तो क्या होगा, ये 2 नीचे भाग में ये आ जाएगा 22 के गुणा में, और 4 जो ऊंचाई के गुणा में है ये नीचे आ जाएगा भाग में। तो ये देखो 22 2 भाग वाला गुणा में चला जाएगा, और 4 गुणा वाला नीचे आ जाएगा। 2 से कट जाएगा 4 2 बार, 2 का भाग 22 में जाएगा 11 बार। तो ऊंचाई बराबर कितनी आ जाएगी, 11 सेमी। तो ऊंचाई आ जाएगी 11। तो इस तरह से आप सवाल को दोनों तरफ से हल करना सीखें। अगला प्रश्न, चलो इसमें देखो तीन आकृतियों की बात हो गई, वर्ग हो गया, आयत हो गया, और वृत्त नहीं हुआ, त्रिभुज हो गया। अब हम बात करते हैं वृत्त की। ये मान लीजिए वृत्त है, तो इसमें वृत्त में आपको सूत्र याद रखने हैं। ये वृत्त है, ये वृत्त का कहलाता है केंद्र। जीवा वगैरह मैंने आपको समझाई थी, ये जीवाएं होती हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाती हैं, वृत्त का व्यास होती हैं। और व्यास त्रिज्या का कितना होता है, दुगुना होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। वृत्त में सूत्र याद रखना, एक तो वृत्त की परिधि, ये सूत्र शायद हमने पहले बात कर ली, लेकिन फिर से लिख लो। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। बस ये अर्धवृत्त की बात आई तो इनका आधा कर देना, बट्टा 2 कर देना, अर्धवृत्त की बात आई तो, नहीं तो ये सूत्र है, ठीक है। तो ये सूत्र नोट कर लो। परिधि का होता है 2πr, क्षेत्रफल होता है πr²। चलो वृत्त हो गया। अब हम आगे एक और सूत्र नोट कर लो, समांतर चतुर्भुज। तो चतुर्भुज आपको पता है ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से बनती है। समांतर चतुर्भुज इस तरह से होगा, ये समांतर चतुर्भुज, और ये है समचतुर्भुज। इसमें समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ध्यान रखना, इसमें एक बात कॉमन रहती है कि एक होता है आयत, ये है आयत, और ये है वर्ग। आयत और वर्ग तथा ये है, इसका नाम होता है समचतुर्भुज, और ये है समांतर चतुर्भुज। और ये है आयत, ये है वर्ग। ये ध्यान रखना, ये अभी जो मैं बता रहा हूँ 2-3 बिंदु, उस पे आधारित एक सवाल आया है पिछली बार, इस बार हो सकता है वापस आ जाए। तो देखो, समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या क्या समानता है, क्या क्या भिन्नता है। तो एक चीज़ समान है दोनों में। आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की। और ये बात समांतर चतुर्भुज में भी लागू होती है। तो इसको आप नोट कर लेना, स्टार लगा के, पॉइंट लगा के आपको लिख लेना है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आयत में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये तो है दोनों में समान बात, दोनों में समान बात है। क्या बात है समान, कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा।
ये समान बात है किसमें, आयत और समांतर चतुर्भुज में। दोनों में भिन्न बात क्या होती है, अलग क्या है दोनों में, तो अलग बात ये है कि आयत के प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं, प्रत्येक कोण, आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के कोण 90 डिग्री कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आयत से ही समांतर चतुर्भुज बनता है। तो इसका मतलब एक बात और लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना, लिखो कि एक समांतर चतुर्भुज होता है। एक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, जबकि एक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, जबकि एक समांतर चतुर्भुज आयत होगा यह जरूरी नहीं। इसका मतलब कि एक आयत एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, जबकि एक समांतर चतुर्भुज आयत होगा ये जरूरी नहीं है। इसका बात आप ये बात समझना कि एक आयत एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, ये अलग बात है कि आयत के चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। तो एक आयत एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, लेकिन एक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता। तो ये बात नोट कर लेना, आयत एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, आयत एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। ये बात समचतुर्भुज और वर्ग में लागू होगी, समचतुर्भुज और वर्ग में लागू होगी। तो आप मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ आप नोट कर लेना, दोनों में समान बात क्या है, समचतुर्भुज और वर्ग में समान बात है पहली कि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, पहली ये समान बात। अलग बात क्या हो गई, तो अलग बात होगी कि वर्ग के चारों कोण 90-90 डिग्री होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के चारों कोण 90 डिग्री के नहीं होते। फिर वही बात आपको और नोट कर लेना है, यहाँ लिख लेना है, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे कि एक वर्ग, यहाँ पे लिख लेना कि एक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, एक वर्ग एक समचतुर्भुज ही होता है, जबकि एक समचतुर्भुज वर्ग होगा यह जरूरी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो वर्ग होता है ना वो समचतुर्भुज ही होता है। हाँ, ये अलग बात है कि चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इन चारों की नोट कर लेना। एक सवाल भी आगे आएगा, अभी आगे और हल करेंगे, तो ये सारी बातें आप नोट कर लेना। तो समांतर चतुर्भुज के जैसा कौन होता है, आयत होता है। हाँ, एक बात अलग है कि इसके चारों कोण है ना समांतर चतुर्भुज वो 90 नहीं होते, और समचतुर्भुज के जैसा वर्ग होता है। तो अब हम सूत्र लिख रहे थे ना, कौन सा सूत्र हो गया, अब आप सूत्र लिखो आगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर मान लीजिए कोई समांतर चतुर्भुज आपको दिया हुआ हो, उसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होगा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। इसके जैसा एक सूत्र हमने अभी पीछे पढ़ा था, वो था त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या था, वो था 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का था 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यह है समांतर चतुर्भुज का, यह है आधार गुणा ऊंचाई। अब दो तरह के त्रिभुज हम और त्रिभुज का चतुर्भुज देख लेते हैं, उनके सूत्र नोट कर लो। एक तो इस तरह से होगा, ये
इसमें ये भुजा समांतर होगी। मान लीजिए ये है PQRS। ऐसा अगर आपको चतुर्भुज दिख जाए जिसमें आमने सामने की भुजा समांतर होगी, लेकिन ये कुछ नहीं, ये समांतर नहीं होगी, तो इसका नाम होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र आप नोट कर लो। सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। ये सूत्र आप नोट कर लो। ये है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं समांतर भुजा है ये PQ और RS, तो इनकी योग तो प्रश्न में दी हुई होगी। मान लीजिए 7 सेमी है, ये 4 सेमी है, और इनके बीच की दूरी क्या होगी? तो इनके बीच की दूरी ये नहीं लेनी है, ध्यान रखना, ये नहीं लेनी है, ना ही ये है इनके बीच की दूरी। इनके बीच की दूरी होगी ये एकदम सीधी दूरी। दूरी हमेशा ये सीधी दूरी होती है, तो ये दूरी काउंट होगी। ये दूरी मान लीजिए 3 है या 4, मान लीजिए 4 ये दूरी है, या ये दूरी ये भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दूरी है लेनी है दोनों के बीच। तो अब आप इसका क्षेत्रफल निकालो। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं यहाँ कौन कौन सी हैं? एक तो ये है 7, इसके सामने वाली कौन है? 4, तो इनका योग यानी 7 + 4 गुणा उनके बीच की दूरी। दूरी कितनी है? 4 है, तो ये ले लो 4। अब इसको सरल कर लो, 1/2 गुणा 7 और 4 कितने हो गए? 11 गुणा 4, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, और 11 दूना 22। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 22 सेमी स्क्वायर। तो इस तरह से हल करना। ये हो गया समलंब चतुर्भुज। अगली आकृति हम देख लेते हैं चतुर्भुज में। अंतिम कोई अगर मान लीजिए ना समांतर चतुर्भुज है, ना सम चतुर्भुज है, ना समलंब है, मतलब विषम चतुर्भुज है, तो नॉर्मली अगला देख लेते हैं अपन विषम चतुर्भुज। तो ये कैसे भी हो सकता है, इस तरह से मान लीजिए ऐसे हो गए, ये चतुर्भुज है PQRS। अब इसका मान लीजिए ये है विकर्ण, ये विकर्ण है, और ये विकर्ण पर अब इस विकर्ण के हिसाब से शीर्ष कौन कौन से होता है? एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया। ये शीर्ष से इस पे लंब डालेंगे, यानी 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो रेखा है ये होगी, और इस शीर्ष से ये होगी इस पे 90 डिग्री। इसका सूत्र लिख लो। इसका सूत्र होता है विषम चतुर्भुज, नाम दे दो बोले आप इसको विषम चतुर्भुज, या नॉर्मल मतलब साधारण चतुर्भुज, आपको चतुर्भुज कह सकते हैं बोले। चतुर्भुज का क्षेत्रफल या विषम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र। तो ये होता है, नोट कर लो, 1/2 गुणा विकर्ण गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। ये सूत्र होता है एक साधारण चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। साधारण कौन सा? वो समांतर नहीं होना चाहिए, सम चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, और समलंब नहीं होना चाहिए। इन तीनों के अलावा जो भी होगा उसके लिए ये सूत्र काम में लेंगे। 1/2 गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। अब मान लीजिए इस प्रश्न में आपको ये विकर्ण दिया हुआ, ये विकर्ण है, ये विकर्ण दे दिया मान लो 12 सेमी। ये जो लंब है शीर्ष R से डाला गया, ये मान लीजिए 5 सेमी है, और ये जो है बिंदु P से डाला गया लंब है ना विकर्ण पर, ये मान लीजिए 7 सेमी है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो सूत्र क्या होता है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल का? 1/2
गुणा विकर्ण, विकर्ण कितना दिया है अपने को 12, तो ये लो 12 गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। तो इस विकर्ण पर, विकर्ण कौन सा है ये विकर्ण है ये QS, ये विकर्ण है ये QS, इस पर दो लंब डाले गए, एक बिंदु R से और एक बिंदु P से, इन दोनों का योग यानी 5 और 7 का योग, 5 + 7 सरल कर लो, 1/2 गुणा 12 गुणा 5 और 7 हो गए 12, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार और 12 छक्के 72। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 72 सेमी स्क्वायर। तो ये सारी आकृतियाँ हो गई लगभग महत्वपूर्ण, इनके सूत्र हो गए। एक बार फिर से वापस मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कौन कौन से हमने सूत्र पढ़े। आयत का पढ़ा हमने, आयत का परिमाप 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये है आयत का परिमाप। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हो गए आयत के। फिर वर्ग के, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, ये वर्ग। उसके बाद हमने देखा त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर हमने वृत्त की बात करी, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त की परिधि 2πr। उसके बाद हमने देखा चतुर्भुज की बात कर ली, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। फिर हमने आगे पढ़ा समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 गुणा समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का योग गुणा उनके बीच की दूरी। फिर हमने देखा एक विषम चतुर्भुज का, तो विषम चतुर्भुज का हमने पढ़ा 1/2 गुणा विकर्ण गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, डाले गए लंबों का योग। तो ये सारे सूत्र हमने देख लिए थे। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक, योज्य मतलब जोड़ना, योग करना, कि परिमेय संख्या हम क्या जोड़ें कि उसके जैसी की जैसी अपने को संख्या मिल जाए। तो मैंने आपको बताया था योज्य तत्समक हमेशा 0 होता है, कोई भी संख्या में हम 0 जोड़ेंगे तो वापस वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। जिस प्रकार योज्य तत्समक 0 होता है, उसी प्रकार मैंने बताया था कि गुणन तत्समक वो भी फिक्स होता है सभी संख्याओं के लिए, और वो होता है हमेशा 1। योज्य तत्समक 0 और गुणन तत्समक 1 होता है हमेशा। अगला प्रश्न है एक वृत्ताकार तस्तरी की परिधि 88 सेमी है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। ऐसा प्रश्न हमने हल भी किया था, हर बार आता है। परिधि, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2πr बराबर क्या है 88 है, 2πr बराबर परिधि दी हुई है 88, अपने को त्रिज्या निकालने हैं। तो देखो इसमें त्रिज्या r निकालने हैं, तो r के अलावा ये जो 2π है ना, r के गुणा में 2π को उधर भेज दो, तो गुणा की संख्या किस में जाएगी, भाग में जाएगी, तो इस तरफ r रहेगा और 88 के भाग में आ जाएगी 2π। तो ये आ जाएगा, सरल कर लो, 88/2 है, पाई का मान होता है 22/7, तो इसकी जगह 22/7 रखेंगे तो 7 नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, 22 से 88 कट जाएगा 4 बार, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, 2 7 14, तो r बराबर कितनी आएगी 14 सेमी आएगी। अगला प्रश्न है प्रत्येक आयत होता है, अभी हमने पढ़ा प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। अगर यहाँ प्रश्न आ जाए आयत की जगह वर्ग, प्रत्येक वर्ग क्या होता है, तो प्रत्येक वर्ग क्या होता है, तो प्रत्येक वर्ग होता है एक समचतुर्भुज, प्रत्येक वर्ग क्या होता है एक समचतुर्भुज होता है। तो ये ध्यान रखना है इसे प्रश्न, ठीक है।
और अब देखते हैं नेक्स्ट आगे प्रश्न 77 हो गए, ये 78 नंबर। इसमें वही घन और घनमूल का सही युग्म कौन सा है। तो देखो इसमें एक संख्या है घन और घनमूल, देखो 64 और 4, यही सही है क्योंकि 4 का घन करेंगे, घन का मतलब उस संख्या को कितनी बार गुणा करना, 3 बार। 4 का 3 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौकूँ 64, सही है। तो 4 का घन कितना हुआ, 64। 64 का वापिस घनमूल कितना होगा, वो वापिस हो जाएगा 4। तो ये जोड़ा सही है, बाकी कोई भी सही नहीं है। 2 4 सही नहीं है, 15 25 गलत हैं, 3 19 ये भी गलत है। अगला प्रश्न, समान पदों का समूह, समान पदों का समूह बताना है। देखो इसमें एक पद है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक एक पद है। इसमें देखो यहाँ ये घात 2 हो गई, यहाँ चर की घात 3 हो गई, यहाँ mn आ गई, 2 चर आ गए, m और n 2 चर राशि आ गई। चर राशि मतलब जो अल्फ़ाबेट होते हैं ना, a b c या x y z p q r, जिनका मान मतलब फिक्स नहीं रहता, इनका मान फिक्स नहीं रहता, इनको चर राशि बोला जाता है। इसमें अगले तीसरे में ऑप्शन में देखो, ये p में द्विघात आ गई, यहाँ p और r 2 चर राशि आ गई। चौथे में a और b 2 चर राशि आ गई, तो ये चौथा ऑप्शन भी गलत, 2 चर राशि। इसमें 2 चर राशि, ये भी गलत। इसमें 2 चर राशि हैं, ये द्विघात हैं, ये त्रिघात हैं, ये भी गलत। समान पद केवल पहला ऑप्शन सही है। देखो पहले ऑप्शन में x है, x एक ही चर राशि है और सबकी घात 1 1 है, तो ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता। अब जब एक पासे को हम फेंकेंगे तो 4 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होती है पहले तो वो बताओ। पासे में 5 और 6। 4 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता, 4 से बड़ी नहीं आने मतलब 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 2 3 4 आ सकता है। 4 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता यानी 1 2 3 4 आ सकता है, 5 और 6 नहीं आना, 5 और 6 नहीं आना, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि 4 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता। 4 से बड़ी नहीं आनी मतलब 1 2 3 4 आ सकता है, 5 6 नहीं आना। अब आपको पता है पासे में कुल स्थिति कितनी होती है, 1 से लेकर 6 तक 6 होती है, उसमें हमारे पास 1 2 3 4 स्थिति आ सकती है, तो प्रायिकता होगी 4/6। 2 से काट के छोटा कर लो, 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, तो इसका सही आंसर होगा 2/3। प्रायिकता का सूत्र आप लिख लो अगर आपको नहीं आता है तो। प्रायिकता का सूत्र होता है प्रायिकता, सूत्र नोट करो। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। मैं आपको एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ये सूत्र लिख लो, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। हाँ, तो एग्जाम्पल देखो आप, मान लीजिए मैं आपको पूछूं कि ये कोई थैला है या कोई बॉक्स है, उसमें टोटल 6 गेंद है, टोटल 6 गेंदें हैं। 6 गेंदों में से 2 गेंद लाल हैं, 2 गेंद लाल हैं और 4 गेंद हरी हैं। 2 गेंद लाल हैं, 4 गेंदें हरे रंग की हैं, ठीक है। अब इस थैले में से मैं आपको कह दूं कि आपको एक गेंद निकालना है यादृच्छया, बिना देखे कोई एक गेंद निकालनी है, तो बताओ आप क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद लाल रंग की होगी, लाल रंग की। तो आपको पता है इस बैग में टोटल कितनी गेंदें हैं, 6 गेंदें हैं, टोटल 6 गेंदें। 6 में से लाल कितनी है,
2 गेंदें, तो लाल रंग के गेंद की प्रायिकता आ जाएगी 2/6। काट के छोटा कर लो, 2 का भाग 2 में 1 बार, 6 में जाएगा 3 बार, तो 1/3 आएगी। इसी प्रकार मैं कह दूँ, इसी पे एक प्रश्न और पूछ लूँ कि इसमें हरी गेंद आने की क्या प्रायिकता होगी। तो आपको पता है इस बैग में टोटल गेंद है 6, 6 में से हरी कितनी है 4, तो प्रायिकता हो जाएगी 4/6। इसको 2 से काट के छोटा कर लो, 2/3 आएगा। अब मैं कह दूँ इसमें से एक गेंद निकालनी है और उस गेंद के पीले होने की प्रायिकता क्या होगी, पीली गेंद। तो अब आपको पता है 4 हरे रंग की हैं, 2 लाल रंग की हैं, पीले रंग की गेंद ही नहीं है। तो पीले रंग की गेंद नहीं है तो प्रायिकता होगी, पीले रंग की गेंद 0, तो प्रायिकता होगी 0/6। और 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो पीली गेंद है ही नहीं तो उसकी प्रायिकता आएगी 0 आएगी, यानी एकदम शून्य प्रायिकता होगी, ऐसी घटना नहीं हो सकती। इसी पे मैं प्रश्न पूछ लूँ आपको, मैं कह दूँ कि आपको एक गेंद निकालनी है 6 में से और वो गेंद लाल या हरी हो सकती है। लाल या हरी होने की प्रायिकता, तो आपको पता है इस गेंद थैले में 2 लाल हैं 4 हरी हैं, कोई भी निकालेंगे तो लाल या हरी होगी, यानी तब प्रायिकता हो जाएगी 6/6। कब हो जाएगी, जब मैं कहूँ कि आपको एक गेंद निकालनी है, वो लाल हो सकती हैं या हरी भी हो सकती हैं, तो सारी की सारी आएगी प्रायिकता 6/6, यानी 1 आएगी प्रायिकता। तो ये आपको ध्यान रखनी है, नोट कर लेना। एक चीज़ और कि जो प्रायिकता का मान है ना, प्रायिकता जिसको PE से लिखते हैं, इसका मान 0 से हमेशा बड़ा होता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। 0 के बराबर अभी किया था आपने, प्रायिकता 0 कब हुई, जब पीली गेंद निकाली हमने। पीली गेंद है ही नहीं तो इसमें प्रायिकता 0 होगी। तो प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, और प्रायिकता का मान 1 से हमेशा छोटा रहेगा, 1 से छोटा रहेगा और 1 के बराबर भी हो सकता है। जैसे हमने ये निकाली प्रायिकता का मान 1 के बराबर, तो प्रायिकता का मान ये नोट कर लेना। प्रायिकता का मान, जो प्रायिकता होती है ना, प्रायिकता PE, इसका मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर तथा 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। 0 से छोटा का मतलब माइनस में, यानी माइनस में कभी भी प्रायिकता नहीं होगी, ध्यान रखना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। आयलर सूत्र, आयलर सूत्र क्या होता है। तो एक आयलर सूत्र होता है, वो आपको याद रखना है। आयलर सूत्र याद रखना है। जैसे हम देखते हैं कोई एग्जांपल, कोई मान लीजिए कमरा ही ले लो आप, ठीक है। तो आप अभी जिस कमरे में, जिस रूम में बैठे हो, उसमें मैं आपको जो जो पूछ रहा हूँ वो आप बताना, ठीक है। इसमें 3 चीज़ आपको याद रखना। आप एक सूत्र याद रखना, आप याद रखना 5 पता ही आप सबको, FIVE 5 यानी 5। बस ये ट्रिक याद रखना, 5 - 2, 5 - 2। अब ये कैसे सूत्र बनेगा, इसमें अपने को काम क्या क्या लेना है। इसमें अपने को एक तो F काम लेना है, E छोटा E नहीं काम लेना है, V काम लेना है और E काम लेना है। यहाँ F का मतलब है फलक, F का मतलब है फलक, F यानी फलक। V का मतलब है वर्टेक्स, V यानी वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब हो गया शीर्ष। और E का मतलब है एज, E का मतलब एज, एज यानी किनारा, एज यानी किनारा। तो अभी आप जिस रूम में बैठे हैं तो उसमें आप बताओ फलक कितने हैं। फलक मतलब अपने चारों तरफ की ये दीवार जैसे काउंट कर लो, जैसे तो चारों ओर की दीवार प्लस नीचे का फर्श और ऊपर वाला। तो फलक तो होते हैं हमेशा, चाहे कमरा घनाभ के जैसा हो चाहे कमरा घन के जैसा हो, फलक हमेशा कितने होंगे, 6। तो 6 फलक होते हैं। वर्टेक्स यानी शीर्ष,
शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष यानी देखो खूणा, तो खूणा कितना होएगा, खूणा जोड़ो, तो खूणे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। और किनारे, किनारा यानी कोर जोड़ लेना, तो कोर जोड़ लो। नीचे जिस फर्श पर हम बैठे हैं ना उस पर उसके कितनी कोरें होगी, 4। ऊपर वाली पे भी 4 कोरें, और जो साइड वाली दीवार है उसमें भी 4 कोरें होगी। तो 4 4 8 4 12 कोर यानी एज कितनी होगी, एज यानी किनारा, तो किनारे हो गए 12। तो आपको ये सूत्र याद रखना, पहले कौन कौन है, एफ और वी। तो ये सूत्र होता है एफ प्लस वी बराबर, बाद में कौन आया, ई आया, तो ई माइनस 2। एफ प्लस वी बराबर ई माइनस 2, यानी आप एफ और वी को जोड़ो, ये हमेशा ई से 2 कम रहेगी। एफ और वी की जोड़ कितनी होगी, 6 और 8 कितना होगा, 14। और देखो 14 से 2 कम रहेगा हमेशा, तो इनकी जोड़ है वो ई से ये 2 ज़्यादा है। तो एफ प्लस वी बराबर क्या हो गया, 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ मैंने आपको गलत बता दिया, ये यहाँ प्लस ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सूत्र है एफ प्लस वी बराबर ई प्लस 2, यानी ये जो एफ और वी है ना इनकी टोटल ई से ये 2 ज़्यादा है, तो ई में 2 जोड़ना पड़ेगा तभी बराबर होगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो सूत्र बन जाएगा एफ प्लस वी यानी फलक 6 और वी यानी शीर्ष 8 14, और ई कितने होते हैं, ई यानी किनारा 12 ही हैं, तो 2 जोड़ने पड़ेंगे। तो ये सूत्र है आपको याद रखना है, ट्रिक याद रखनी है 5। क्या याद रखनी है, एफ आई छोटा लिख दो, वी ई, एफ आई वी ई प्लस 2, यानी पहले कौन कौन आया, एफ और वी, एफ प्लस वी बराबर ई प्लस 2। सूत्र बन जाएगा एफ प्लस वी बराबर ई प्लस 2, एफ प्लस वी बराबर ई प्लस 2। तो ये आपको ध्यान रखना है, एफ यानी फलक कमरे में आप बैठे हैं जहाँ गिन लो 6 होते हैं, आमने सामने वाली सारी भुजाएं। वर्टेक्स यानी शीर्ष, वी का मतलब वर्टेक्स, ये याद रखना है। एफ यानी फलक, याद रह जाएगा एफ यानी फलक। वी और ई याद रखना है। ई का मतलब होता है किनारा, एज यानी किनारा। जैसे क्रिकेट में जो बल्लेबाज बैटिंग करते हैं ना, तो बॉल जो है बल्ले का एज लेके जाती है, एज यानी किनारा लेके जाते हैं, और पीछे विकेट कीपर कैच कर लेता है, आउट हो जाता है। तो वही एज है, एज का मतलब किनारा। तो कमरे में कितना किनारा हुआ है, कितनी कोरा हुआ है, कोर हुआ है अपन कमरे में जोड़ लो 12। और वर्टेक्स यानी शीर्ष यानी खूणा परिभाषा में, तो खूणा हुआ है 8। तो ये सूत्र बन जाएगा एफ प्लस वी 6 और 8 14 बराबर ई यानी 12, 2 कम पड़ा है तो 2 जोड़ दो, तो एफ प्लस वी बराबर ई प्लस 2, याद रह जाएगा। ये सूत्र याद रखना है, एफ प्लस वी बराबर ई प्लस 2। इस सूत्र को इसको बोला जाता है आयलर सूत्र या आयलर प्रमेय बोला जाता है, आयलर सूत्र या आयलर प्रमेय बोला जाता है। तो अब अपन वो सवाल देखते हैं वापस। सवाल था इनमें से आयलर सूत्र कौन सा है, तो आयलर सूत्र अपने को पता है, हमने अभी पढ़ा, एफ प्लस वी बराबर ई प्लस 2, एफ प्लस वी बराबर ई प्लस 2। लेकिन यहाँ तो बराबर 2 है, केवल बराबर 2 है, यहाँ ई नहीं है ना, तो ई को क्या किया इसने, इधर भेज दिया। तो ई को जब अपन इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ प्लस वी, ई प्लस का इधर आएगा तो माइनस ई बराबर 2। ये सूत्र कहाँ है, किस ऑप्शन में देख लो। तो एफ ये रहा, एफ प्लस वी माइनस ई, इधर आए तो इस तरफ से ई इधर आए माइनस बराबर 2, तो ये उत्तर इसका सही होगा, एफ प्लस वी माइनस ई बराबर 2। अगला प्रश्न है 250 का 15% होगा, 250 का 15% होगा, तो ये निकाल लो आप। प्रश्न ये है 250 का 15%। ये क्लास थोड़ी अपनी बड़ी ज़रूर होगी, लेकिन इसमें जो सवाल आएंगे ना परीक्षा में
तो उससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण बिंदु भी मैं साथ में लिखा दूंगा और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सवाल किस तरह से परीक्षा में पूछे जाएंगे ना। तो इससे संबंधित प्रश्न है जो आपके पास किताब है उससे मिलाना है। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो इसका एक तरीका ये है कि देखो 250 का की जगह करते हैं गुणा का चिन्ह 15 और प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो नीचे आ जाता है 100, नीचे क्या आ जाता है 100 आ जाता है। अब इसको सरल कर लो, 0 से 0, 5 से काट लो, 5 तेरी 15, 5 दूनी 10, ऊपर आएगा 25 या 75 बट्टा 2, 75 का आधा कितना है 37.5, तो 200 का 15% हो गया 37.5। वैसे जैसे मान लीजिए कि आप बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे हैं तो बोर्ड परीक्षा में टोटल 6 पेपर होते हैं, 600 नंबर का कुल पेपर होता है। आपके 600 में से मान लीजिए आपके 90% बने, तो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ कि 600 का 90% कितना होता है, 600 का 90%, तो इस तरह से निकालना है 600 गुणा 90 बट्टा 100, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 पे होता है, प्रतिशत 100 पे निकाला जाता है। 0 से 0, 0 से 0, 9 छंगारी 54, तो ये है 540, यानी आपके 540 नंबर आएंगे 600 में से, तब आपके कितने % बनेंगे, तब बनेंगे आपके 90%। जब आपके 540 नंबर आएंगे तब बनेंगे 90%। अब प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 540 600 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो ये तो पता है अभी हमने निकाला कितना प्रतिशत है 90%। लेकिन सवाल कैसे हल करेंगे, इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे तो उसमें क्या करना है, छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे और 100 से कर दो गुणा, छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे 100 से गुणा, 540 छोटी है, बड़ी संख्या 600 है, 100 से कर दो गुणा, 0 से 0 2 कट गए, 6 का भाग 54 में जाएगा, 9 छंगारी 54, ये 0 का 0, तो कितना प्रतिशत आया 90%। ऐसे एक दो सवाल और देख लो, जैसे मैं आपको पूछ लूँ 400 1200 के कितने प्रतिशत हैं, कितने प्रतिशत हैं, तो इसमें 400 1200 का कितना प्रतिशत है, यानी अगर मान लो किसी के 400 नंबर आए हैं 1200 में से, तो हम कैसे लिखते हैं परीक्षा में कॉपी में, तो कॉपी में जब टीचर आपकी कॉपी चेक करते हैं तो इसी तरह से लिखते हैं कि 1200 में से कितने नंबर आए 400, 1200 में से 400 तो कितने % हुए, तो % हमेशा 100 पर निकाला जाता है। और वैसे भी वो ट्रिक आपको याद रखनी है, क्या, छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे और 100 से गुणा। यहाँ देखो छोटी संख्या 400 ऊपर है, बड़ी संख्या 1200 नीचे लिख दी और 100 से कर दिया गुणा, 2 0 से 2 0 काट लो, अब इनको भाग दे दो 4 का, 4 3 12 और 4 का भाग 400 में जाएगा 100 बार, ये आएगा 100 बट्टा 3, 100 में 3 का भाग जाएगा 33 सही 1 बट्टा 3, यानी कि अगर किसी विद्यार्थी के 1200 में से 400 नंबर आते हैं तो उसके 33 सही 1 बटा 3% नंबर बनेंगे। एक और प्रश्न देख लेते हैं, 15-20 का कितना प्रतिशत है, यानी किसी के 20 में से 15 नंबर आए तो कितने % नंबर आए किसी टेस्ट में, तो वही छोटी संख्या ऊपर बड़ी नीचे और 100 से गुणा, 20 से 100 कट जाएगा 5 बार, 15 5 75, तो अगर किसी के 20 में से 15 नंबर आए तो कितने % हो गए 75% हो गए। तो ये तो % निकालना। और ऐसा सवाल एक 2-4 और कर लो, मैं आपको पूछ लूँ कि 400 का 27% कितना होगा निकालो, तो 400 का 27%, 400 गुणा 27 बटा 100, कहा की जगह गुणा का चिन्ह कर देना है, प्रतिशत हटा के नीचे कर देना है 100, 0 से 0, 0 से 0, 27 चौके कितना हो गया, 27 चौके हो गया 80 और 28 108, तो ये हो गई 108। तो यह है प्रतिशत वाले प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं,
किसी विषम बाहु त्रिभुज के एक शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाना है। किसी विषम बाहु त्रिभुज के एक शीर्ष को, मान लीजिए ये कोई भी त्रिभुज है, विषम बाहु है, मतलब तीनों भुजाएं इसकी अलग अलग है। एक शीर्ष को, मान लीजिए ऊपर वाले शीर्ष की बात करें, एक शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा, तो पी के सम्मुख भुजा यही हुई, ये वाली सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, इस भुजा का मान लीजिए मध्य बिंदु यहाँ है, बीच का बिंदु, तो इस शीर्ष को इस मध्य बिंदु से मिलाने वाली जो रेखाखंड, इसको क्या कहेंगे? तो इसको क्या कहेंगे, ये ध्यान रखना, इसको लंब नहीं कहेंगे, ध्यान रखना, इसको लंब नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बिंदु कहीं भी आ सकता है। तो ये मध्य बिंदु है और इस शीर्ष से मिलाया तो इसको कहेंगे माध्यिका, इसको बोला जाता है माध्यिका। ये मान लीजिए त्रिभुज है इस तरह से, ये इसका मध्य बिंदु है इस भुजा का, तो इस शीर्ष से ये जो रेखा खींचेंगे सामने वाले से मध्य बिंदु को मिलाते हुए, तो इस भुजा को कहते हैं माध्यिका। ये नोट कर लो, चित्र बना के लिख लो, ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं माध्यिका। अगला प्रश्न एकदम सरल है, इसमें अपने को निकालना है छायांकित भाग का मिश्रित भिन्न रूप क्या होगा, यानी जो छायांकित भाग है उसको भिन्न के रूप में आप कैसे लिखोगे। तो देखो छायांकित भाग है कितना टोटल, पहले वो देखो। छायांकित भाग, इस एक आकृति की बात करें तो इसमें बराबर बराबर कितने टुकड़े, 1 2 3 टुकड़े हैं बराबर। 3 में से छायांकित कितना है, 2 भाग है, यानी 3 में से कितना भाग है छायांकित, एक आकृति में। एक आकृति की बात करें तो 3 में से 2 छायांकित हैं, तो टोटल कितनी आकृतियाँ हैं, 3 है, तो इसको 3 से गुणा कर दो। तो 3 से गुणा करना मतलब यही बात होगी कि 3 से 2/3, तो इसका सही आंसर होगा 3 से 2/3, क्योंकि एक आकृति में, इस एक आकृति की बात करें तो इसमें टोटल 3 भाग हैं, 1 2 और ये 3 में से छायांकित 2 हैं एक आकृति में, तो ऐसी टोटल 3 आकृतियाँ हैं, 1 2 3, तीनों में हो जाएगी 3 से 2/3, ये इसका उत्तर सही होगा। तो अगर ऑप्शन इस तरह से है तो ये सही कर दो, अगर इसको गुणा करके सरल किया हुआ है तो इसका और आगे सरल कर लो, 3 3 9, 9 और 2 11, 11/3, ये भी सही है, ये भी उत्तर सही है। चलो अब अगले सवाल देखते हैं, 84 तक हो गए, 85 है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यदि उनका अनुपात 2:5 है तो वह संख्या क्या होगी। देखो आपको हिंट दिया हुआ है कि 2 पूर्ण संख्या हैं, उनका अंतर कितना है, 66 है, तो वो संख्या क्या होगी। तो आप देख लो, चेक कर लो कि किन किन संख्याओं में अंतर 66 का है ना। तो देखो 22 और 44, 66 का अंतर है क्या, नहीं, 44 में से 22 निकालेंगे तो 22 आएगा, तो ये उत्तर तो गलत, इस पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। 122 और 56, इनमें 66 का अंतर है क्या, तो देखो 56 में 66 जोड़ लो, क्या 122 आता है क्या, तो ये 122, 6 6 12, 6 5 11 आता है, ये हो सकता है। इसमें 22 और 88, इसमें भी 66 का अंतर है। 44 और 110, इसमें भी 66 का अंतर है। लेकिन अगला प्रश्न, ये अगली शर्त और देख लो, अब अनुपात कितना होना, 2:5 होना। तो आप पहले ये देख लेते हैं इसका अनुपात क्या है, इसको सरल कर लो, 22 से कटता है, 22 का 22 अनुपात 88 में 22 का भाग जाता है 4 बार, 22 चौकूं 88, तो ये तो अनुपात 1:4 आया, तो ये ऑप्शन भी गलत। 2 ऑप्शन कट गए, पीछे बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, 44 110 122 56, अनुपात होना 2:5, क्या होना 2:5। देखो अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाना, पहली संख्या क्या है 2, दूसरी क्या है 5, यानी पहली संख्या छोटी है और दूसरी बड़ी है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। पहली संख्या 2 भाग हैं, बाद वाली 5 भाग हैं, मतलब बाद वाली बड़ी है, तो इसमें देखो पहली बड़ी है और बाद वाली छोटी है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। पीछे यही ऑप्शन बचा 44 110, इसमें भी आप अनुपात निकाल के देख लो क्या ये 2:5 में है या नहीं। तो आप इसमें भाग दो, देखो 22 का भाग जा रहा है, 22 का भाग 44 में कितनी बार जाएगा, 22 दूना 44, 22 का भाग 110 में कितनी बार जाएगा, 22 5 110, तो ये 5 बार गया, तो अनुपात आया 2:5।
5। तो इस तरह से ऐसे सवाल को आप हल कर लेना। अगला प्रश्न है कि इसमें धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक मतलब सारी प्लस की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो पहला ऑप्शन में ये रही माइनस की संख्या, तो ये ऑप्शन कट, इस पे आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये देखो इसमें ये रही माइनस की संख्या, ये ऑप्शन भी कट। अब ये देखो इसमें ये रही माइनस का 1, ये हो गया ऑप्शन भी कट। ये ऑप्शन सही है क्योंकि ये देखो ये प्लस की संख्या है, 5/9 भी धनात्मक है। और ये ऑप्शन इस पे आपको लग रहा है डाउट, लेकिन ये माइनस दिख रहा है, ये क्या है -7/-8, लेकिन माइनस माइनस कट जाता है ऊपर नीचे, ठीक है। तो ऊपर नीचे माइनस माइनस कट गया, ये संख्या क्या है, ये 7/8 ही है प्लस की, तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, किन्हीं दो परिमेय संख्या के मध्य कितनी परिमेय संख्या होगी। कोई दो परिमेय संख्या, मान लीजिए 2 और 3, 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, तो हम गिनती नहीं कर सकते, अनंत होती हैं। कितनी होती हैं, अनंत। और अनंत को हम अपरिमित भी कहते हैं। तो दो परिमेय संख्या के बीच में अपरिमित या अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है, ये याद रखना। दो परिमेय संख्या के मध्य अपरिमित यानी अनंत परिमेय संख्या होती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये जो संख्या दी हुई है आपको 2 2 2 3 3 3 3 का क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक मतलब जो सबसे, बहुलक मतलब बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। सबसे बहुलक बहुत बार कौन आया हुआ है, तो हम जोड़ लो, 2 कितनी बार हैं, 1 2 3 बार हैं, 3 1 2 बार हैं, 5 1 2 3 बार हैं। तो इसमें बहुलक कौन हुआ, तो देखो 2 है ना, वो 3 बार आया हुआ है, 5 है वो भी 3 बार आया हुआ है, यानी बराबर है दोनों में टक्कर। 2 भी 3 बार आए हैं, 5 भी 3 बार आए, तो इसका सही ऑप्शन ये होगा 2 और 5, 2 और 5। इस पे थोड़ी सी हम बात और कर लेते हैं कि बहुलक कैसे निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं और माध्यिका कैसे निकालते हैं। माध्यिका को आप याद रखना, प्रार्थना की लाइन। माध्यिका को कैसे याद रखना, प्रार्थना की लाइन। तो हम तीनों चीज़ें समझते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो अब हम चलते हैं अगली स्लाइड में, आप नोट कर लेना साथ में। पहले हम देखते हैं माध्य। माध्य कह दो या समांतर माध्य कह दो, ठीक है, माध्य या समांतर माध्य। इसमें मान लीजिए कि ये कोई क्लास है, ये क्लास है, उसमें 10 स्टूडेंट हैं। एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, 10 का मैं वज़न लिख रहा हूँ। एक स्टूडेंट का वज़न है मान लीजिए 21 किलो, एक का 30 है, एक का 40 है, 18, एक 52 का है, एक 36 का है, 27, 15, 3 3 6 7, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्टूडेंट है एक क्लास में। और इनके ये वज़न है, एक 21 का है, एक 12 किलो का भी है, एक 52 का है। तो आपको पूछें कि इन विद्यार्थियों का, आपको प्रश्न पूछे कि इन विद्यार्थियों का माध्य या औसत, माध्य या औसत वज़न कितना होगा। तो औसत क्या करना है, आपको सबको जोड़ लेना है और फिर जोड़ के अंदर आपको टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी, तो 10 का भाग लगा दो। तो टोटल जोड़ लो आप, इनको टोटल जोड़ लेते हैं तो आएगा 1 8 9 2 11 6 17 17 और 7 24 5 29 2 31 और 8 39 का 9 हासिल 3 3 2 5 3 8 4 12 13 5 18 3 21 2 23 24 25 और 3 28 289। तो इन 10 विद्यार्थियों का कुल वजन आ गया 290 किलो। अब औसत निकालना है, एक एक विद्यार्थी का औसत कितना है, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10 10 का भाग लगा दो, तो ये आ जाएगा 28.9, यानी औसत विद्यार्थी हैं 28.9
9 किलो का। तो देखो एक 12 वाला है, एक 52 का भी है, लेकिन औसत कितना आया 28.9। तो माध्य का या औसत का सूत्र आप लिख लो। माध्य या औसत का सूत्र क्या होगा, राशियों का योग, ये सूत्र लिख लो, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। तो ये है औसत का या माध्य का सूत्र। तो ये माध्य और माध्यिका में थोड़ा सा फर्क होता है, ध्यान रखना। ये माध्य है और अब अपन आगे देखते हैं माध्यिका। माध्यिका आप याद रखना प्रार्थना की लाइन। माध्यिका क्या याद रखना है, प्रार्थना की लाइन। मैं आपको एक संख्या दे रहा हूँ, उसमें माध्यिका, माध्यिका मतलब बीच का, बीच या बीचों बीच। माध्यिका का मतलब निकालना कि बीचों बीच माध्यिका, बीचों बीच कौन खड़ा है। मान लीजिए एक संख्या है 2 3 6 5 7 9 और 10। अब इसमें बताओ, पहले 10 कर दो, ठीक है, 10 और 9। इसमें बीचों बीच कौन खड़ा है, इन संख्या में आपको निकालना। मैं प्रश्न पूछूं, ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, आप इनकी माध्यिका ज्ञात करो। तो बीचों बीच कौन खड़े हैं, तो आप कहोगे कि टोटल कितने हैं भाई, 2 2 4 2 4 1 7 है। 3 इधर निकाल दो, 3 इधर निकाल दो, बीचों बीच कौन आया 5। तो अगर आपका जवाब 5 है तो बीचों बीच ये गलत है, क्योंकि माध्यिका क्या होती है, प्रार्थना की लाइन याद रखना है आपको। प्रार्थना में हम कैसे खड़े होते हैं, प्रार्थना में छोटे कद का विद्यार्थी खड़ा होता है, फिर उससे बड़े कद का, फिर उससे बड़े कद का, यानी एकदम कद के अनुसार हम खड़े होते हैं। उसी प्रकार पहले जो हमारे पास जो डाटा है ना, आंकड़े, उनको कद से, यानी उनको छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी कद से लिखना है, फिर बीचों बीच कौन है वो निकालना है। तो पहले इसमें सही क्रम से इनको जमाओ। कौन से क्रम में, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा, आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा क्रम, ठीक है। आरोही क्रम में लगाओ, पहले कौन आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर 6 नहीं 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा और बाद में 10 आएगा। अब आप बीचों बीच देखो कितने, ठीक है, टोटल कितना है 7 है। 3 इधर से छोड़ दो, 3 इस तरफ से छोड़ दो, बीचों बीच कौन रहा 6। तो सही आंसर क्या होगा, 6 होगा इसका माध्यिका। तो सही आंसर होगा 6। तो बीचों बीच कौन खड़ा है, बीचों बीच 6 होगा। तो माध्यिका में ध्यान रखना हमेशा, माध्यिका बराबर प्रार्थना की लाइन, यानी जो भी आंकड़े आपको दिए हैं उनको पहले छोटे से बड़े के क्रम में रखना है, फिर निकालना, ठीक है। अगर इसी प्रश्न में एक संख्या और जोड़ दूँ, मैं 12 और जोड़ दूँ 12, तब आप कैसे निकालोगे, तब आप यहाँ 12 और लिख दो 12। अब आप याद करो कैसे निकालोगे, अब आप निकालो, माध्यिका निकालना है, कैसे निकालोगे। ये क्रम तो सही है, अब देखो 2 3 5 6 7 9 10 12। अब इसमें टोटल संख्या कितनी होगी, 4 और 4 8। अब आपके सामने समस्या होगी कि बीचों बीच वाली कैसे निकालें, क्योंकि 4 इधर हैं, 4 ही इस तरफ हैं और 4 ही उस तरफ है। तब आपको क्या करना है, किसी को भी देखो 3 3 छोड़ दो। अब आप ऐसा करो, 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, पीछे बीचों बीच में 2 जने खड़े हैं ना। अब 6 भी खड़ा है, 7 भी खड़ा है। अगर अपने 6 को माध्यिका ले लिया तो 7 नाराज हो जाएगा, 7 को ले लिया तो ये 6 नाराज हो जाएगा। तो अपने को नाराज किसी को नहीं लेना है, नाराज किसी को नहीं करना, दोनों को ले लो, है ना। तो दोनों का, हम दोनों का एक गठबंधन कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों को ले लो, 6 और 7 को दोनों को ले लो। तो कैसे लेंगे, दोनों को जोड़ कर आधा कर दो, है ना। आधा आधा दोनों को ले लेंगे, तो 6 और 7 हो गए 13, 13 का आधा हो गया 6.5। तो दोनों ही, दोनों में कोई ने नाराज नहीं करना, अपन दोनों ले लेना, दोनों जोड़ और आधा कर देना, ठीक है। तो 6 7 को ले लिया, आधा कर दिया 6.5। तो ये है, इसी प्रकार आपको माध्यिका ज्ञात करनी है, ठीक है। अगर विषम संख्या है तो आपकी कोई समस्या नहीं, बीचों बीच वाली एक संख्या ले लेना,
प्रार्थना के हिसाब से खड़ा करना है, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अगर यहाँ आंकड़े सम संख्या में है तो आधे इधर छोड़ देना, आधे इस तरफ, बीचों बीच में 2 रहेंगे तो दोनों को जोड़ के और उनका आधा कर देना, ठीक है, तब आ जाएगी माध्यिका। अब अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं, वो है बहुलक। बहुलक का मतलब जो, लिख लो, नोट कर लो, जो ज़्यादा बार आए वो बहुलक होता है। जो ज़्यादा बार आए वो क्या होता है, वो बहुलक होता है। बिल्कुल सरल, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है। मैं कुछ एक आंकड़े लिख रहा हूँ, 2 3 4 5, 2 3 2 4 7 5 7 5 4 2 5 4 3 2 5 4 5। इसमें बहुलक कौन है तो आप काउंट कर लो, ज़्यादा बार कौन आया है। 2 को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। 2 कितनी बार आया हुआ है, 5 बार आया है। और मुझे लगता है ज़्यादा 5 आया हुआ है। 5 काउंट कर लो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 और 6 बार आया हुआ है। तो 5 कितनी बार आया हुआ है, 6 बार। तो ज़्यादा बार कौन आया है, 5 आया है। तो इसमें बहुलक कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बहुलक यानी जो ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है, जो बहुत बार आया हुआ है ना, जो बहुत बार आया वही बहुलक, ठीक है। तो इसमें बहुलक हो गया 5। एकदम सरल कॉन्सेप्ट है बहुलक वाला, ठीक है। तो हमने 3 चीज़ पढ़ी, माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो माध्य में क्या करना है आपको, जितनी संख्या दी हुई है उनको सबको जोड़ लेना है और उन संख्याओं को काउंट कर लेना है, उनका राशियों का योग और राशियों की संख्या। यह है माध्य। माध्य का सूत्र राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। माध्यिका में क्या याद रखना, माध्यिका में प्रार्थना की लाइन याद रखनी है। प्रार्थना की लाइन हमें कद से खड़ा करना है, पहले सबको, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, और उनके बीचों बीच जो है ना उसको लेना है। अगर विषम संख्या है तो बीचों बीच में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर सम संख्या है तो दो डाटा रहेंगे बीचों बीच, दोनों को जोड़ कर उनका आधा कर लेना है, ठीक है, वो आ जाएगी माध्यिका। और बहुलक एकदम सरल है, जो सबसे ज़्यादा बार आया वो बहुलक है, गिन लेना, जो ज़्यादा बार आया वो बहुलक है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 8 9। तो इसमें कोण पूछा है कि ये ध्यान रखना, इस त्रिभुज में ये जो कोण है ना, ये बहिष कोण है, ये बाहर का कोण, इसको बहिष कोण बोला जाता है, इसको बोला जाता है बहिष कोण। ये आप लिख लेना, बहिष कोण होता है ना, ये हमेशा ये जो सामने वाले 2 कोण होते हैं इनके योग के बराबर होता है। यानी ये जो कोण 3 है ना, 1 और 2 के जोड़ के बराबर होता है। कोण 3 बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 2। तो ये बहिष कोण इस तरह से, मान लीजिए अगर ये कोण है, इस कोण की बात करें तो ये कोण अंदर वाले इन दोनों के योग के बराबर होगा, ठीक है, ये वाला कोण इन दोनों के बराबर। तो ये 3 नंबर है, ये 1 और 2 की जोड़ के बराबर होगा। तो सही ऑप्शन होगा ये, कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, निम्न आकृतियों में z का मान ज्ञात करना। तो इस तरह से ये समांतर रेखा है, 2 तिर्यक रेखा काट रही है इस तरह से, 2 क्या 1 ही है, मैं चित्र वापस बनाऊँ। ये एक रेखा है, ये 2 तिर्यक रेखा काट रही हैं, ये 60 डिग्री का है। अब देखो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था संगत कोण है, ठीक है। ये निकाल अपने को, ये है z, तो ये पूरा कोण कितने का होता है, 180 का। 180 में से ये 60 गया, पीछे ये कितना बचा, 120 डिग्री। तो सही ऑप्शन होगा 120 डिग्री। तो ये हमने सारे सवाल हल कर लिए। NMMS के जो एग्ज़ाम है उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु भी हमने नोट कर लिए। ये वीडियो अपना काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन काफ़ी लगभग अपना सिलेबस है वो इस हिसाब से कवर हो गया। तो बाकी हम और देखेंगे, अगर कोई आपको प्रश्नावली नहीं आ रही है तो बताना मुझे। बाकी इस टाइप के सवाल आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, ठीक है। ओके बाय।